स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास। मैं अब आपको बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको विश्व इतिहास की प्रारंभिक जानकारी दी कि किस प्रकार से विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। और प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के इतिहास की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हमने आपसे कुछ चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व का इतिहास, जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसका पहला अध्याय है पुनर्जागरण। कि पुनर्जागरण कब से प्रारंभ हुआ, तब से ही हम आधुनिक भारत का इतिहास मानते हैं। पुनर्जागरण का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुनर्जागरण का अर्थ, दूसरा पुनर्जागरण की विशेषताएं, तीसरा पुनर्जागरण का युग, चौथा पुनर्जागरण के कारण, पांचवा पुनर्जागरण इटली में क्यों प्रारंभ हुआ, छठा पुनर्जागरण का साहित्य पर प्रभाव, सातवां पुनर्जागरण का कला पर प्रभाव, आठवां पुनर्जागरण का विज्ञान पर प्रभाव, नवां पुनर्जागरण का भौगोलिक खोजों पर प्रभाव और 10वां बिंदु देखेंगे हम पुनर्जागरण के परिणाम। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण रेनेसा नामक एक फ्रांसीसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म या नया जन्म। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटालियन विद्वान वेसारी ने रेनसीटा के रूप में किया था, जिसका अर्थ स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के विकास से था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक दिदरो ने इसे एक व्यापक अर्थ दिया, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान व भौगोलिक खोजों के विकास को सम्मिलित किया गया। रेनेसा या पुनर्जागरण की जो प्रकृति है और जो स्वरूप है, वो सांस्कृतिक था। ये पुनर्जागरण का अर्थ है। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है। भाई, पुनर्जागरण की क्या विशेषता है? पुनर्जागरण की पहली विशेषता है स्वतंत्र चिंतन का विकास। पीटर एवोल्ट नामक फ्रांसीसी विद्वान ने बताया कि हमें किसी भी सिद्धांत पर ईश्वर या चर्च के आधार पर विश्वास न करके हमें तर्क के आधार पर विश्वास करना चाहिए। ये स्वतंत्र चिंतन की प्रक्रिया का प्रारंभ है। दूसरा विशेषता है इसकी मानव के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास। पुनर्जागरण काल में मानव ने रूढ़िवाद व अंधविश्वासों से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल किया। इससे उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हुआ। तीसरा जो विशेषता है इसकी, वो है मानववाद। यह पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मानववाद। मानववाद का अभिप्राय है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन में रुचि लेना। इस विचारधारा में पोप और चर्च के बजाय व्यक्ति और समाज को महत्ता दी गई। फ्रांसिस पेट्रार्क को मानववाद का जनक माना जाता है। चौथी विशेषता है इसकी देशज भाषा का प्रयोग। मध्य युग में साहित्यिक दृष्टि से केवल लैटिन और ग्रीक भाषा का ही प्रयोग होता था। अन्य भाषाओं का प्रयोग असंभव माना जाता था। लैटिन चर्च की सार्वभौमिक भाषा थी। चर्च की सेवा एवं पत्राचार इसी भाषा में होते थे। पुनर्जागरण काल में इन भाषाओं की तुलना में देशज भाषाओं को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी, जिससे देशज भाषा की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान स्थापित हुआ। अब देशज भाषा को असभ्य नहीं माना जाता था, जबकि पहले देशज भाषाओं को असभ्य माना जाता था और लैटिन भाषा में जो कार्य किया जाता था उसी को ही सभ्य माना जाता था। इसकी 5वीं विशेषता है कला के क्षेत्र में विकास।
मध्यकाल की कला धर्म से प्रभावित थी तथा इसका उद्देश्य धर्म प्रचार और यह काल्पनिक थी, परंतु पुनर्जागरण युग की कला जो है वो धर्म से मुक्त और यथार्थवादी थी। छठी विशेषता है विज्ञान के क्षेत्र में विकास। मध्य युग में चर्च की मान्यताओं और सिद्धांतों को ही वैज्ञानिक माना जाता था, परंतु पुनर्जागरण काल में विज्ञान निरीक्षण, शोध और जांच पर ही आधारित था। जब तक किसी बात को सही नहीं माना जाता था, जब तक निरीक्षण, शोध या जांच के द्वारा उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो जाती। सातवीं विशेषता के रूप में हम इसकी देखते हैं साहित्यिक विकास। 13वीं शताब्दी में दांते साहित्य से प्रारंभ होकर पुनर्जागरण कालीन साहित्य 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर के साहित्य तक अपने चरम पर पहुंच गया था। आठवीं विशेषता के रूप में हम देखते हैं भौगोलिक खोजें। मध्यकाल में लंबी समुद्री यात्राओं का उदय हुआ, किंतु पुनर्जागरण काल में जो खोजें हुई मानव प्रजाति आज तक उनकी ऋणी है। इनमें क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा की खोजें महत्वपूर्ण थी। अब हम देखते हैं, ये थी हमारी पुनर्जागरण की विशेषताएं, जिनको एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ थोड़ा सा। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या थीं? स्वतंत्र चिंतन का विकास, मानव के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, मानववाद, देशज भाषाओं का प्रयोग, कला के क्षेत्र में विकास, विज्ञान के क्षेत्र में विकास, साहित्यिक विकास और भौगोलिक खोजें। ये पुनर्जागरण की विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं आपसे कि पुनर्जागरण का काल क्या माना जाता है, पुनर्जागरण का समय क्या माना जाता है। 13वीं शताब्दी के अंत में इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है और 14वीं शताब्दी में यह स्पष्ट हो जाता है। पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में इटली में प्रारंभ हुआ और यह 16वीं शताब्दी तक इसने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। इसलिए पुनर्जागरण युग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मान सकते हैं। अब आता है कि पुनर्जागरण के कारण क्या हैं। क्या पुनर्जागरण अचानक उदय हुआ या पुनर्जागरण के कोई विशेष कारण रहे जिनकी वजह से पुनर्जागरण हुआ? तो हम देखते हैं पुनर्जागरण के कारण। इसके पहला कारण हम देखते हैं धर्म युद्ध। पुनर्जागरण का पहला कारण माना गया है धर्म युद्ध या क्रूसेड्स। जेरूसलम जो ईसाइयों का प्रमुख तीर्थ स्थल था, 1076 ईस्वी में सेल्जुक तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता का अनुसरण किया। पूर्वी रोमन साम्राज्य के शासक एलेक्सियस ने पोप अर्बन द्वितीय से तुर्कों के विरुद्ध मदद मांगी। 1095 ईस्वी से 1270 ईस्वी के मध्य धर्म युद्ध हुए और जेरूसलम को वापस लेने के लिए ईसाइयों ने मुसलमान से जो युद्ध किए वे क्रूसेड्स कहे जाते हैं। इन क्रूसेड्स बच्चों का क्रूसेड्स कहा जाता। यह एक दर्दनाक घटना थी। एक फ्रांसीसी स्टीवन ने 39,000 बच्चों को क्रूसेड में भाग पर उत्तरी अफ्रीका तट पर ले जाकर बेच दिया और हिमालयन की प्राइड परंपरा की कहानी इसी घटना को प्रभावित मानी जाती है। पुनर्जागरण पर क्रूसेड का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, इन धर्म युद्धों ने से पश्चिमी का पूरब से संपर्क हुआ। इन धर्म युद्धों के कारण